गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। आप लोग का हमारे चैनल होम साइंस टिक विद आराधना में स्वागत है। आप लोगों को हम 9th क्लास के गृह विज्ञान पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने आपको दिखा देते हैं ये जो पूरा है प्राथमिक चिकित्सा विद क्वेश्चन। हमने आपको सारा एक एक चैप्टर एक एक लाइन करके हमने सारा आपको क्लियर किया। अब मैं इस टाइम आपको क्या बता रही हूँ, स्वास्थ्य रक्षा इकाई 2 है, जिसमें मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करी हूँ। धीरे धीरे करते करते मैं 9, 10th, 11th, 12th प्लस 6, 7th, 8th प्लस NCERT की भी सारी बुक क्लियर कराऊंगी। ठीक है, अगर टाइम मिल गया तो मैं सारा क्लियर कराऊंगी। एग्ज़ाम हो गया तब तो NCERT की मतलब जो यूपी बोर्ड वाली किताब है उसको तो क्लियर करवा ही दूंगी। ठीक है, अगर टाइम मिल गया तो ऐसे ही लगी रही सतत तरीके से तो क्या होगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। मैंने सारी बुकें मंगवा ली है। तो आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है वस्त्रों का चुनाव। आप देख सकते हैं वस्त्रों का चुनाव, क्योंकि आगे आपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों जरूरी है, सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा। इसके अंतर्गत क्या आता है, आँख की सफाई, नाक की सफाई, कान की सफाई इत्यादि चीज़ें क्या होता है इसके अंतर्गत आती हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब जिसे WHO ने इसकी परिभाषा दी थी तो बोला था कि मतलब जो रोग से मुक्त होना ही स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। जब तक आप शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ न हो तब तक आपको स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य की इस परिभाषा को क्या किया गया, सर्वमान्य मतलब प्रत्येक देश वालों ने इसको मान्य किया और उसी के हिसाब से जो इस पे खरा उतरता है, इस नाप पे उसी को क्या कहा जाता है, स्वस्थ के अंतर्गत, स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। आप पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य मतलब अपना खुद स्वयं का ध्यान रखना, अपने खाने पे, अपने पीने पे, अपने कपड़े पे, अपने शरीर के स्वच्छता पर इत्यादि चीज़ों को ही व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत रखा गया है। तो आज का पॉइंट हमको देखना है वस्त्रों का चुनाव, कि व्यक्तिगत स्वच्छता में वस्त्रों का कैसा चुनाव करना चाहिए और क्या दिया है। चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया है वस्त्र अपनी रुचि के अनुसार ही खरीदे। सही बात है, चाहे कोई कपड़ा कितना भी महंगा हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो रखी का रखा ही रह जाता है, धरा का धरा, मतलब उसको क्या कहता है, यूज़ भी नहीं हम करते हैं। भले ही मार्केट में जाके उसके चमक धमक से हमने उसको खरीद लिया, लेकिन अगर वो हमको पसंद नहीं है या यूज़फुल नहीं तो फिर हम उसको रखे ही रह जाते हैं। वस्त्र समय तथा फैशन के अनुसार ही पहना जाता है। वस्त्र इसका सबसे फैशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव यूथ पे पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, वस्त्र समय के अनुसार, जैसे गर्मी का मौसम है कि ठंडी का मौसम है कि बरसात का मौसम है, एक तो समय के अनुसार एक फैशन के अकॉर्डिंग भी वस्त्र लोग खरीदते हैं और पहनते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कपड़ा अधिक समय तक चले, ऐसा ना हो कि शीघ्र ही खराब हो जाए। मतलब उसके बाहरी दिखावे पे नहीं जाना चाहिए कि कपड़े में ये लगा है वो लगा है बटन और उसका फैब्रिक जो है बिल्कुल ख़राब है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कपड़े का फैब्रिक कैसा है, वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा कि नहीं। नेक्स्ट है कपड़ा पसंद करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कपड़े का रंग कच्चा ना हो। ठीक है, अगला है वस्त्र मौसम के अनुकूल हो। गर्मी में सूती हल्के वस्त्र सुहावने लगते हैं, सर्दी में गर्म व गहरे रंग के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। रेशमी वस्त्र सर्दियों में नहीं पहने जा सकते, रेशमी वस्त्र सर्दियों में नहीं पहने जाते। आजकल टेरिकॉट तथा टेरिलिन के वस्त्रों का भी अधिक प्रचलन है। ये कपड़े अधिक गर्मियों में नहीं पहने जाते, वैसे भी सुविधाजनक होते हैं, वैसे ये सुविधाजनक होते हैं। जैसे जिसे कहते हैं धो और पहनो, जादुई रेशा, ये सब इसको क्या किया गया है, ये जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रेशे हैं इनको इन सब चीज़ों से नवाजा गया है। ठीक है, अगला आता है 6 नंबर, वस्त्र खरीदते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने बजट के अनुसार ही सारे काम करने चाहिए। तो आप अपने पहले बजट को ध्यान रखिए कि क्या मैं ये वस्त्र खरीदने के लिए मेरे पास या मेरे जेब में इतना पैसा है। पहले बजट को ध्यान में रखकर कपड़ों की खरीदारी करनी चाहिए। और कपड़ा लॉन्ग टाइम तक चले, कपड़ा आरामदायक हो, कपड़ा फैशन के अकॉर्डिंग हो, आपको पसंद है कि नहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र खरीदने के बाद सिले जाते हैं, वस्त्रों को फैशन के अनुरूप ही सिलवाना चाहिए। वस्त्र जो सिलवाना है वह शरीर पर फिट बैठना चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वस्त्र अधिक कैसे हो। एक मिनट रुक जाइए, दिख तो रहा है आप लोगों को। अधिक कसा वस्त्र काम करने से परेशानी पैदा करता है। अधिक ढीले वस्त्र पहनने से व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्तित्व दब जाता है। वस्त्र न तो अधिक कसे हो और न ही ढीले हो, मतलब कहने का है कि हर तरफ से क्या हो, वो उपयुक्त हो आपको पहनने के लिए। बस इसी बात को घुमा फिरा के इसमें बताया जा रहा है। अगला है वस्त्रों को पहनना। वस्त्र मात्र इसलिए सुंदर नहीं लगेगा कि बहुत महंगा है, उसका डिजाइन अच्छा हो, वह फैशन का है। जो वस्त्र आपने पहना है तब वह तभी सुंदर लगेगा जब आप वह साफ सुथरा हो, सही नाप का हो और भली भांति प्रेस किया हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 50,000 का लहंगा ले लिया और उसको मोड़ मार के कहीं घुसेड़ दिया और जब उसको निकालने तो उस पर इतनी क्रीज है, इतनी श्रिंकेज पड़े हुए हैं कि वो कितना भी महंगा है वो साफ नहीं है, प्रेस नहीं है, तो उससे क्या उसकी सुंदरता छिप जाए। बिस्तरों की सफाई, मनुष्य अपनी
मनुष्य अपनी जिंदगी का काफी भाग बिस्तर पर ही क्या करता है, गुजारता है। अतः पहनने के वस्त्रों, ये व्यक्तिगत स्वच्छता पड़ रहा है तो इसमें बिस्तर, टॉयलेट, लैट्रिन, सिंक, पर्सनल आपका आँख नाक सब चीज़ों का ध्यान, जो चीज़ आप उपयोग करते हैं वो सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। वही चीज़ें क्या होती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को उसी पे कहा गया है। पर्सनल आपका, उन चीज़ों का भी चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के बिस्तर भारी रहते हैं, वे जल्दी जल्दी धुलवाने नहीं जा सकते, अतः इनको गंदगी से बचाना चाहिए। लिहाफ और गद्दों पर कवर चढ़ा लेने चाहिए। चादर तथा कवर को गंदा होने पर तुरंत धो डालना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दूसरे का बिस्तर प्रयोग में न लाया जाए। दूसरे के बिस्तरों का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। सप्ताह में कम से कम एक बार बिस्तर को धूप अवश्य दिखाना चाहिए। आपको पता है कि कृत्रिम प्राकृतिक क्या है, स्टरलाइज का काम करता है। इसमें से मतलब स्वच्छता कौन करता है, तो धूप जो है आपके क्या करते हैं, निसंक्रमण का कार्य करते हैं प्रकृति के प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वास्थ्य व स्वच्छता का संबंध। स्वास्थ्य का स्वच्छता के साथ मतलब स्वास्थ्य आपका हेल्थ, स्वच्छता मतलब सफाई से, इन दोनों में क्या संबंध है इसके बारे में बताया गया। तो उत्तम स्वास्थ्य, हेल्थ और शारीरिक स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन भली प्रकार स्नान, मुंह साफ करना, दांत आदि को साफ करना, शरीर की आंतरिक स्वच्छता के लिए नियम से शौच जाना आवश्यक है। इससे शरीर में स्फूर्ति रहती है, मन भी प्रसन्न रहता है, जिससे भूख भी लगती है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम। तो अच्छी आदतें, शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, अच्छी आपके अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए। मतलब आप मतलब जैसे जस्ट समय हो, सुबह शौच जाएं सबसे पहले, फिर ब्रश करें, फिर उसके बाद कुछ खाएं पिए, स्नान करें, वस्त्र साफ सुथरा होना चाहिए, जल्दी सोना, जल्दी उठना, दूसरे की तौलिया नहीं यूज करना, कंघी अपना यूज करना, रुमाल, ब्रश, ये सब पर्सनल होना चाहिए। तो ये सब क्या होती है, सब अच्छी आती होती है। ऐसा नहीं कि अपनी टॉवेल नहीं मिली दूसरे का यूज कर लें, अपना ब्रश नहीं मिला दूसरे का ब्रश कर लें, तो यही क्या होता है, ये सब अच्छी आदत नहीं है। मतलब जो चीज़ें आपकी बॉडी से या आपको आपकी स्वच्छता से हैं, उन चीज़ों का आपको अपना पर्सनल व्यक्तिगत मतलब उन चीज़ों को रखना चाहिए और उनका यूज़ करना चाहिए। अगला है शारीरिक स्वच्छता। तो दिया है कि सदैव शरीर में प्रत्येक अंगों को भली प्रकार स्वच्छ रखने, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण में रहने, स्वच्छ वस्त्र पहने, स्वस्थ बिस्तर का प्रयोग करने से निसंदेह वह स्वस्थ रहेगा तथा रोग मुक्त रहेगा। अगला है पौष्टिक भोजन। भोजन व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु यह कम ही लोग समझ पाते हैं कि हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन चाहे शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी, परंतु वह पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन अर्थात जिससे शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में मिल रहे हैं। मतलब उसमें जो आपके 6 पोषक तत्व है, मतलब जल को लेके 6, जैसे कार्ब्स जिसे CHO कहते हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और साथ में जल जिसकी मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है 65 से लेकर 70%। तो ये क्या है, उचित मात्रा में इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वह वो भोजन क्या कहलाएगा, वो संतुलित आहार कहलाएगा। और जब संतुलित आहार लेंगे तो भोजन पौष्टिक ही रहेगा। भोजन पौष्टिक व संतुलित हो, स्वच्छता से पकाया गया हो, समय पर भोजन किया जाए, भूख लगने पर भोजन किया जाए, अधिक तली भुनी मिर्च मसाले की वस्तुएं न खाई जाए, स्वच्छ स्थान पर स्वच्छ बर्तनों में भोजन किया जाए। भोजन करने से पहले जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, एक बार उसे क्या करना चाहिए, पानी से खंगाल के ही यूज़ करना चाहिए। भोजन के बीच बीच में अधिक पानी न पिया जाए। पानी क्या करना चाहिए, लास्ट में पीना चाहिए, वो 5-10 मिनट रुक के, क्योंकि आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस, आपका एक टेम्परेचर होता है, आप उस पर भोजन खाते हैं तो उसमें HCl मतलब इंक्रीज होता है, जो आपके क्या होता है, सबसे पहले भोजन पर क्रिया करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आप सुनिए, अगर कहीं अंगीठी जल रही है, आग जल रही है, अगर आप उस पर ठंडा पानी देंगे तो आग सुलग के रख जाएगी कि नहीं रह जाएगी। तो वही हमारे शरीर का भी अंग भी वैसे, आपने क्या किया, जब आपने अपने शरीर में ये डाला, मतलब पौष्टिक तत्व, संतुलित आहार, जो कार्ब्स हो गया, फैट हो गया इत्यादि को डाला, तो उसमें दहन क्रिया स्टार्ट हुई ना, वो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। उसी को दहन करके फिर तो आपको ऊर्जा मिलती है, और वो आग अंदर पेट के अंदर आग जलने लगी, उनका दहन होने लगा। आपने क्या किया, एक गिलास तुरंत पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वो खाना आपका सही तरीके से पाचन नहीं होता। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। बीच बीच में पानी पीना सही नहीं होता है। भोजन के उपरांत भली प्रकार हाथ व मुंह की सफाई की जानी चाहिए। भूख न लगने पर, कब्ज रहने पर, भोजन को के ठीक से न पचने पर डॉक्टर से परामर्श लेकर इन्हें दूर किया जा सकता है। अगला है व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा व्यायाम। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से व्यायाम का क्या मतलब असर है, व्यायाम का हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, तो बहुत असर पड़ता है। आप अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, बहुत भ्रामरी, बहुत सारे प्राणायाम हैं, उसके साथ बहुत सारे कह सकते हैं आसन भी हैं जिसका आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर आप ऐसे खस के सांस लेते हो ना,
तो इनहील करते हो क्या ऑक्सीजन आपकी बॉडी में, जब अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा तो आपका ब्लड, अब जो कहते हैं ना शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है और अशुद्ध ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो आपका ब्लड शुद्ध होगा, प्योर होगा, आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, सही रहेगा, ठीक है, काम करेगा, आपके सभी अंग क्या होंगे, सुचारू रूप से काम करेंगे। तो व्यायाम करने से क्या होता है, और आसन वगैरह करने से आपकी हड्डियां, जोड़ इत्यादि मसल्स वगैरह क्या होंगे, फिट रहेंगे, सब में क्या हुआ, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा, किसके साथ, तो ब्लड के साथ। शरीर को फुर्तीला एवं पुष्ट बनाने के लिए बालक बालिकाओं दोनों को नियमित व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक, इसका स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। टॉमसन के अनुसार आनंद का अति आवश्यक सिद्धांत स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का व्यायाम। आनंद का अति आवश्यक सिद्धांत मतलब कहने का कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आनंदित हैं, और अगर आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो व्यायाम के माध्यम से। तो वही कर आनंद का अति आवश्यक सिद्धांत स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का अति आवश्यक सिद्धांत क्या है, तो व्यायाम है। इसमें यही कहना वो चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब आनंद जुड़ा है स्वास्थ्य से, आप स्वस्थ है तो आप आनंदित है, और आनंदित कैसे हैं, तो व्यायाम करके। ये चीज़ को याद रखिए। व्यायाम से लाभ क्या है, शरीर के हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है, पसीना के द्वारा। आप करते हैं व्यायाम तो एक्सरसाइज वगैरह, तो आपको स्वेटिंग आती है ना, पसीना आपको होता है, तो उसके साथ क्या है, आपके शरीर के जो वर्ज्य पदार्थ है वो क्या है, बाहर निकलते हैं, उससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, ठीक है। रक्त का उचित संचरण मैं आपको बताई थी कि आप जैसे जब ऑक्सीजन इनहील करोगे तो क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब आप अपनी बॉडी को हिलाते हैं तो क्या होता है, उन कोशिकाओं में क्या होता है, संचार बढ़ जाता है, कोशिकाएं एक्टिव होकर तेजी से काम करने लगती है, जिससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी तेजी के साथ काम करने लगता है। भूख में वृद्धि होती है, जो अपने बॉडी में जो आपने स्टोर किया है ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में, एडिपोज टिश्यू में, अगर जो आपने वसा इकट्ठा किया है अगर आप उपयोग करेंगे तो क्या होगा, आपको जब आपकी एनर्जी लॉस होगी, आपने जो ऊर्जा मतलब जो भोजन के रूप में ऊर्जा लिया और सो गए, तो आपकी क्या ऊर्जा खपत हुई, तो आप बोलेंगे नहीं मैम ऊर्जा कम खपत होगी। लेकिन अगर आप अपने उठने बैठने एक्सरसाइज कर देंगे तो उन ऊर्जा का क्या होगा, यूज हो जाएगा, तो आपको भूख भी लगेगी। शारीरिक व मानसिक विकास, जब आप क्या होंगे, शरीर से स्वस्थ होंगे, आपकी बॉडी से हानिकारक पदार्थ बाहर हो जाएंगे, आपको समय पर भूख लगेगी, तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर किसी को कब्ज हो जाता है, जैसे होता है ना इनडाइजेशन, खाना नहीं पचता और कब्ज हो जाता है, तो आपका दिमाग कहते हैं ना यार आज टॉयलेट नहीं सही से हुई है, मतलब लैट्रिन नहीं सही से हुई है, तो मेरा दिमाग क्या है, बहुत भारी भारी सा मन हुआ है, कहते हैं ना। तो इसलिए अगर आपकी इन क्रियाएं सही होंगी तो आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। व्यायाम करने के नियम क्या है, तो जैसा कि पहले बताया चुका है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, परंतु व्यायाम के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन न करने पर लाभ की अपेक्षा हानि होती। तो कुछ नियम है, नियमित करना चाहिए, व्यायाम नियमित करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लें दूसरे दिन छोड़ लें। उचित व्यायाम करना चाहिए, वैसे व्यायाम करना चाहिए जो आप अपनी बॉडी के द्वारा क्या आराम से कर सकते हैं, जिससे थकावट का भी अनुभव न हो, और क्या हो ऐसा व्यायाम न हो कि आपको बीच में ही बंद कर देना पड़े। तो उचित व्यायाम करना चाहिए जिससे आपको क्या हो, आराम से आप कर सकते हैं, आपको कठिनाई न। व्यायाम के लिए एक स्थान का चयन करना चाहिए, जैसे खुली हर जगह हो, हवादार हो, स्वच्छ हो, ठीक है, जहाँ पे शुद्ध वायु का आवागमन होता हो। व्यायाम करने का समय, तो एक व्यायाम ऐसे नहीं कि भोजन कर लिए फिर व्यायाम करने लगे, नहीं, स्नान व भोजन से पूर्व व्यायाम किया जाता है। और सबसे बढ़िया समय क्या होता है, सुबह उठकर आप फ्रेश हो लीजिए, उसके पास व्यायाम करना सबसे उपयुक्त समय होता है। व्यायाम के पश्चात पानी न पीना, आपकी बॉडी गर्म होती है, मैंने एक बार बताया ना, आपकी बॉडी क्या होती है, गर्म होती है उस टाइम, और अगर आपने तुरंत पानी पी लिया तो वो शीत सर्दी और गर्म का क्या हो जाता है, बुरा प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है। व्यायाम के लिए अवस्था का विचार, रोगी, बूढ़े और बच्चों को कदापि व्यायाम नहीं करना चाहिए। किसे, अगर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे किसी को अगर हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मतलब अभी पेसमेकर वगैरह लगवा के आया, अगर उसे कह दिए व्यायाम करने के लिए, तो उसका हृदय दाब भी तो कस के बढ़ेगा, उसमें जो संकुचन और वो होता है सिस्टोलिस और डायलोसिस, ये चीज़ भी तो बढ़ेगी, तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो वही रोगी, बूढ़ा व्यक्ति, बच्चों को कदापि व्यायाम नहीं करना चाहिए। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाओं को सुबह शाम खुली हवा में टहलना लाभदायक होता है। अन्य बातें, तो कुछ बातें जिसके लिए वस्त्र ढीला पहनना चाहिए, खुली हवा का प्रयोग करना चाहिए, मनोरंजन, व्यायाम से मनोरंजन भी होता है, व्यायाम अधिक लाभप्रद होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के खेल इत्यादि, ठीक है। अगला है विश्राम एवं निद्रा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए यदि व्यायाम आवश्यक है तो विश्राम और नींद भी कम आवश्यक नहीं है। दिन भर कार्य करने तथा व्यायाम से शरीर जब थक जाता है तो इसका अर्थ है, शरीर में आपकी बॉडी कब थकती है, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कोशिकाओं में जमा होने लगता है, तो ये कहते हैं कि हम थक गए, क्योंकि क्या होता है, हमारी काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं कि हमारी बॉडी में थकान हो गया। तो वही कह, शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इनका विसर्जन पर्याप्त विश्राम और निद्रा से होता है।
यही कारण है कि व्यक्ति विश्राम करने व सोने के पश्चात फुर्ती व ताजगी का अनुभव करता है। जैसे आपने पढ़ा ना, जो कार्य सरलीकरण चैप्टर है उसमें समय और ये जो है दिया है शक्ति व्यवस्थापन, समय विस्थापन, ये सब है। तो उसमें दिया गया थकान, एक चैप्टर दिया जिसे फटीग कहते हैं। तो दिया ना, काम में क्या होता है, कुछ समय के लिए परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं आप, तो आप थकान से आराम कर, जैसे आपको थकान लग रही है तो ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से 4 घंटा के लिए सो जाए, नहीं, अपना आप काम बदल दीजिए। अगर भारी काम कर रहे तो कोई हल्का काम, कोई पढ़ने लिखने का काम करने लगे, मतलब ऐसे कहने का मतलब है। निश्चित समय पर सोना, सोने से पूर्व कुछ आवश्यक बातें, जैसे 2-3 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए सोने से पहले, ठीक है। टहलना चाहिए, शांत व चिंता रहित होकर सोना चाहिए। शांत वातावरण, जहाँ पे आप सोते हो वहाँ का वातावरण क्या हो, शांत हो, आपकी नींद में कोई विघ्न न पड़े। कमरे का उचित तापक्रम होना चाहिए, कहने का मतलब है कि न बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एसी चला दी एकदम रूम एकदम ठंडा हो गया, हीटर चला दिए रूम एकदम गर्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके कमरे का टेम्परेचर होना चाहिए, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, मतलब जिस मौसम के अनुकूल क्या होना चाहिए, आपका टेम्परेचर होना चाहिए, उसके प्रतिकूल टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। बिस्तर व पलंग जिस पर आप सोचते हो वो क्या हो, कहने का मतलब मुलायम हल्का बिस्तर होना चाहिए, पलंग कसा हुआ हो, खटमल रहित हो। मुंह ढककर सोना स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मुंह ढककर सोते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, सोते हैं चाहे जगते हैं, तो ये जो श्वसन क्रिया है, ये आप देखिए तो ये क्या अनैच्छिक क्रिया ये होती रहती है। तो आप जब मुंह ढक के से आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर वही जब बाद में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो आप मुंह ढके हैं तो क्या होता है, वही चीज़ आप बार बार ले रहे हैं, आपको घुटन सा होगा। तो ये खराब आदत है मुंह ढक करके सोने का। थकान में व्यक्ति के निरंतर कार्य करते रहने से उनकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और शरीर के ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। थकान अनुभव होने पर अपने कार्यों में थोड़ा सा परिवर्तन, देखिए वही चीज़ लिखा है ना, अपने कार्य, जैसे आप भारी काम कर रहे थे, आपको थकान हो गई तो आप टीवी देख लीजिए, या तो आप कोई किताब पढ़ लीजिए, या तो आप सब्जी छील लीजिए, जैसे मटर वगैरह छीलना है तो काम को हल्का करके, काम का रूप बदल करके आराम किया जाता है, ठीक है। अपने कार्यों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर उसे दूर किया जा सकता है। थकान को दूर करने का उपाय सोना ही नहीं होता, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बल्कि कार्य परिवर्तन करके तथा हल्का फुल्का मनोरंजन कर भी थकान को दूर किया जाता है। शारीरिक और मानसिक थकान का भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक थकान 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक थकान और एक मानसिक थकान। शारीरिक थकान कैसे होती है, जब आप खेलते हैं, दौड़ते हैं, इत्यादि काम करते हैं तो थकान होती है। मानसिक थकान, दिमागी थकान जिसे होता है, उसे मानसिक थकान कहते हैं, ठीक है। थकान के कारण, थकान के निम्न कारण है, निद्रा की कमी से थकान उत्पन्न होता है, अपर्याप्त और अनुपयुक्त भोजन से भी थकान उत्पन्न होता है, अस्वस्थ वातावरण रहने से भी शीघ्र थकान होता है, शरीर में उचित पौष्टिक तत्वों से भी थकान होता है, शरीर में उचित पौष्टिक तत्वों से भी थकान होता है, उपस्थित पौष्टिक तत्वों से भी थकान होता है, संवेगों की स्थिति में भी थकान उत्पन्न होता है, कस के गुस्सा हो जाए, खूब रो लें, झगड़ा कर ले, इत्यादि काम तो क्या होता है, थकान होता है, ठीक है। थकान दूर करने के उपाय देख लीजिए। तो थकान दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या, आप काम में परिवर्तन करके थकान दूर कर सकते हैं। थकान दूर करके निम्न उपाय है। नंबर 1, कार्य करने का उपयुक्त वातावरण, प्रकाश की उचित व्यवस्था, शुद्ध वायु के परगमन, ढीले वस्त्रों के पहनने से थकान कम होती है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार श्रम करना चाहिए। पूरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन अधिक पहुँचती है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे थकान कम होता है। जो लैक्टिक एसिड बन गया आपकी बॉडी में, वो क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड बनने का मतलब उसका जो प्रोसेस है थकान से क्या होता है, फिर वो प्रोसेस खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आने लगता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिकाओं में अधिक इकट्ठा हो जाते हैं तो हमें थकान होती है। कार्य करने का स्थान अपने अनुरूप होना चाहिए। पूर्ण विश्राम एवं गहरी नींद थकान को दूर करने में सहायक होता है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं बता दे रही हूँ। अगला आप देख लीजिए, मादक पदार्थ। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ खाद्य एवं पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ खाद्य एवं पेय पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें प्रयोग करने से नशा होता है। मादक पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्कोहलिक पदार्थ आते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक भी हो सकते हैं और नॉन अल्कोहलिक भी, जैसे आप कभी चाय कॉफ़ी, इनमें भी कुछ असर क्या होता है, कैफीन और ये सब जो चीज़ें होती हैं इसमें, इससे भी थ्रियोनिन वगैरह होता है ना, कैफीन होता है, टैनिन होता है, इन चीज़ों का ये भी मादक पदार्थ के ही अंतर्गत आते हैं। अल्कोहलिक चीज़, शराब हो गया, भांग, गांजा, ये सब हो गया, तो ये अल्कोहलिक है। बियर हो गया, वाइन हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जो क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी जो निद्रा ग्रंथियाँ हैं, इन पर क्या करते हैं, असर डालते हैं, जिसके अंतर्गत देख लीजिए शराब, भांग, अफीम, तंबाकू, चाय आदि। जहाँ भोजन व्यक्ति के लिए आवश्यक एवं लाभदायक है, वही मादक पदार्थ हानिकारक एवं अनावश्यक है। और एक बार बता रहे हैं, मादक
मादक पदार्थ की बात की जा रही है, लेकिन पेय पदार्थ के अंतर्गत अच्छे भी पेय पदार्थ आते हैं। मादक पदार्थों का प्रभाव, तो कुछ लोग मादक पदार्थों का प्रयोग कुसंगत एवं विशेष वातावरण में करते हैं, कुछ अपनी मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, कुछ डॉक्टर की सलाह से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए करते हैं। कारण कोई भी हो सकता है। धीरे धीरे वो करने के लिए क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसके आदी होते हैं, यूज टू हो जाते हैं, वो करने ही लगते हैं, छोड़ ही नहीं पाते, जिसे छोड़ पाना प्रायः कठिन होता है। परंतु ठीक है कि इन वस्तुओं के सेवन से कुछ देर के लिए शरीर में फुर्ती आ जाती है, परंतु अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर व खोखला बनाती है। ठीक है, इससे उसका स्वास्थ्य तो नष्ट होता है, उसके धन की भी हानि होती है, उसका नैतिक पतन होता है, वह बिल्कुल विवेक शून्य हो जाता है। मादक पदार्थों का ये प्रभाव है। मुख्य मादक पदार्थ है उनके प्रकार देख लीजिए। शराब, शराब एक, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक में ध्यान से पढ़ूंगी। शराब एक नशीला हानिकारक पेय पदार्थ है। शराब में अल्कोहल नामक पदार्थ होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शराब में अल्कोहलिक, इसलिए इसको अल्कोहलिक ड्रिंक भी कहते हैं। इस पदार्थ से शरीर में नशा, स्फूर्ति एवं उत्तेजना उत्पन्न होती है। यह पदार्थ इतना हानिकारक है कि विष से कम नहीं समझना चाहिए किसे, तो शराब को। शराब का स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो शराब पीने से स्वास्थ्य पर निम्न हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। शराब से शरीर को पहले तो खूब उत्तेजना मिलती है, फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, साथ ही शरीर भी बिल्कुल शिथिल व निष्क्रिय हो जाता है। अतः पुनः स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बार बार शराब पीने लगता है। शराब पीने से शरीर की पेशियां और स्नायुओं में नियंत्रण शक्ति कमजोर हो जाती है। स्नायु का मतलब नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है। यही कारण है कि उसका विवेक लुप्त हो जाता है। शरीर में अंदरूनी आमाशय, यकृत, रक्त अवरोधक वाहिनियों, गुर्दे बेकार हो जाते हैं, रोग क्षमता कम हो जाती है, धन का अपव्यय करते करते पशुवत जीवन व्यतीत करने लगता है। मतलब पशु के समान उसकी लाइफ है, कब सोना, कब उठना, मार पीट, जहाँ होना वहीं गिरे रहना। क्योंकि क्या हुआ, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वही धीरे धीरे वही क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अगला है भांग। भांग एक प्रकार के पौधे की हरी पत्तियां होती हैं। भांग क्या होता है, तो एक पौधे की हरी पत्ती है, ठीक है, जो सुखाकर रख ली जाती है। यह भी बहुत नशीला पदार्थ है। लोग कई बार इसे प्रयोग करते, जैसे ठंडई के रूप में, खोए में मिलाकर, अथवा वैसे भी पीसकर गोली के रूप में। भांग के नशे में व्यक्ति की भूख बहुत बढ़ जाती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भांग में अगर व्यक्ति भांग नहीं खाया, अगर उसके नशे में है, तो उसकी भूख बढ़ जाती है, याददाश्त बिल्कुल नष्ट हो जाती है। नशे की हालत में व्यक्ति खाता पी रहता है, सोता रहता है, इससे उसकी आंतें और आमाशय भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है अफीम। अफीम एक ऐसा नशीला पदार्थ है जिसकी थोड़ी सी अधिक मात्रा भी मृत्यु का कारण बन सकती है। गाँव में स्त्रियां प्राय बच्चों को दूध में मिलाकर देती थी, जिससे वे अधिक देर तक सोते रहें, जिससे उनके कार्य में निर्विघ्न संपन्न, उसका कार्य मतलब बिना रुकावट के हो जाए। पहले की लेडीज़ों को बहुत काम वगैरह करना पड़ता, अपने बच्चों का इतना ध्यान नहीं रख पाती थी, तो उसको दिया कि वो अफीम चटा देती थी, परंतु कभी कभी इससे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। औषधि के रूप में दस्त रोकने के लिए तथा गठिया के जोड़ों पर लेप करने से बहुत लाभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गठिया के रोगियों को औषधि के रूप में एक मिनट रुक जाइए आप लोग। क्या लिखा है, औषधि के रूप में, मतलब भांग, अफीम का प्रयोग। अफीम जो होता है, मैं लिख लेती हूँ, नोट बना लेती हूँ, बाद में आप लोग को वन लाइनर दिखा कराने में भी मुझे आराम रहेगा। अफीम जो होता है, औषधि के रूप में अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो औषधि के रूप में दस्त रोकने के लिए, दस्त रोकने के लिए गठिया में जोड़ों पर लेप करने आराम मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू भी एक प्रकार के पौधे की पत्ती है।
लोग इसे पान और चूने के साथ मिलाकर तथा हुक्के आदि के माध्यम से प्रयोग करते। पहले दादी वगैरह होती थी ना, चीलम होती थी, इसमें पहले आग रखती थी, फिर थोड़ा सा तंबाकू रखती थी, फिर थोड़ा उसको जलने देती थी, फिर उसको फिर नीचे जो लगाता था उससे खींचती थी तो धुआं के रूप में आता है। इसमें निकोटीन नामक पदार्थ होता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ होता है। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ होता है। निकोटीन होता है तंबाकू में, जो कि संख्या नामक विष से भी अधिक घातक होता है। आजकल के नौजवान लड़के तब तक बीड़ी, सिगरेट, पान आदि का खूब प्रयोग करने लगे हैं। तंबाकू का प्रभाव। तंबाकू किसी भी रोग में प्रयोग की जाए, इसका परिणाम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। इसके प्रयोग से मुंह, गला, भोजन नली तथा फेफड़े में अधिक प्रभावित होता है। हृदय की धड़कन भी इस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी मुंह, गले, फेफड़े के कैंसर भी होते हैं। क्योंकि क्या करते हैं आप, जब उसका जो हुक्का रहता है, जो चीलम रहता है, जो नीचे वाले को हुक्का कहते हैं, कि दो नुकसान मिला के हुक्का कहते हैं, इस शेप का होता है। हम बता रहे हैं आपको। कॉपी कहाँ गई? एक मिनट। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दे रहे हैं, और बहुत लोग तो क्या होगा देखे होंगे। तो इस शेप का एक पाइप लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? लकड़ी का वो बना होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? नारियल के लकड़ी का ही शायद वो बनाया जाता है। ये हुक्का होता है। इसमें यहाँ पे क्या होता है ना, छेद होता है। यहाँ पे ऐसे करके चीलम को, जो ये क्या होती है ना, ये मिट्टी की बनी होती है, पकाई जैसे कुल्हड़ वगैरह होता है वैसे ये होता है। तो यहाँ पे छोटा सा होल रहता है, यहाँ पे हल्का सा होता है। इसमें क्या करते हैं? तंबाकू रखते हैं, आग रखते हैं, जैसे कंडे की आग होता है ना, जैसे उपला जो होता है, जो पशुओं के मल से बनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? भैंस वगैरह के गोबर से जो बनाया जाता है कंडा, तो इसमें उसको डालते हैं। फिर वो तंबाकू रखते हैं, फिर इसको क्या थोड़ा सुलगने देते हैं। जब ये सुलगता है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से क्या करते हैं? मुंह लगा करके खींचते हैं। तो ये जो इसका जो ये तंबाकू होता है ना, इसके माध्यम से यहाँ तक आता है, ठीक है। और इसमें हल्का हल्का पानी भी शायद भरा रहता है। तो इस यहाँ के माध्यम से क्या होता है? ये आता है। तो इससे क्या करते हैं लोग? उपयोग करते हैं, हुक्का जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि इसका प्रयोग करते हैं। और तंबाकू भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है श्वसन नली पर, फेफड़े पे, इत्यादि चीज़ों पे। चाय क्या होता है? चाय ये नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। चाय, कॉफ़ी, ठीक है। चाय एक स्वादिष्ट किंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थ है। आजकल केवल शहरों में नहीं अपितु गाँव में भी चाय पीने का खूब प्रचलन है। चाय में टैनिक एसिड नामक पदार्थ पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में जो है टैनिक एसिड नामक पदार्थ पाया जाता है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टैनिक पाया जाता है, टैनिक एसिड, और भी बहुत सारे, कैफीन पाया जाता है। 14% कैफीन पाया जाता है। टैनिक एसिड के कारण क्या होता है? तो उसमें जो महक होती है, वो टैनिक एसिड इसका सबसे खतरनाक रहता है, जिससे क्या होता है? भांग या अफीम की भांति नशा तो नहीं होता, लेकिन चाय पीने से शरीर में स्फूर्ति अवश्य आती है। क्या होता है? स्फूर्ति अवश्य आती है। चाय का कम सेवन से विशेष हानिकारक नहीं होता, परंतु अधिक चाय पीने से भूख और नींद कम हो जाती है। अमाशय की दीवारों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। मतलब आपका जो स्टमक है, उसकी जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं ना, उन पर यह बुरा प्रभाव डालता है। जिससे क्या होता है? जहाँ से HCl निकलता है, जहाँ से रेनिन निकलता है, जहाँ से पेप्सिन निकलता है, उनकी क्रियाओं पर भी असर पड़ता है। भारत जैसे गर्म देश, सर्दी के मौसम में तो सर्दी जुकाम होने पर लोग चाय पी लेने से अवश्य लाभ होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? तो देख लीजिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना तथा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। जैसे इधर उधर थूकने से, इधर उधर यूरिन मतलब पास करने की वजह से, मतलब इधर उधर पेशाब नहीं करना चाहिए, इधर थूकना नहीं चाहिए, इधर उधर कोई चीज़ खा लिए उसका रैपर वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है? तो व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक संक्रामक व संसर्ग रोगी की लापरवाही, आपको मैं बताई थी संक्रामक रोग क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण से फैलता है, वही संक्रामण रोग होता है। मैंने बताया था इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, विकिरण किसे कहते हैं, मतलब रोग के कुछ मैंने नाम, पर्टिकुलर नाम बताए थे, जिसे टर्मिनोलॉजी कहते हैं, तो मैंने बताया था।
तो दिया है कि संसर्ग रोग रोगी की लापरवाही के कारण भी सरलता और अन्य व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र या कस्बे तक में फैल जाता है। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि ऐसा कोई काम न करे जिससे अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक थूकना, विसर्जन, जैसे आपको मैं बताई कोई चीज़ का निस्तारण, जैसे अपनी घर की नाली है रोड पे बहवाने लगो, तो रोड क्या है, सार्वजनिक ही चीज़ है ना, सरकार की वस्तुएं हैं, सरकार का मतलब वो सरकार की संपत्ति है, तो आप उस पर बहाने लगो कर दो, मैं क्या करूँ, मैं तो अपने तो वो क्या आपको नहीं नुकसान पहुंचा, कहीं ना कहीं वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, समाज में जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। छींकना, कूड़ा इत्यादि। थूकना मतलब समझ रहे हैं, विशेष तंबाकू खान मतलब पान वगैरह जो खाते हैं उससे थूकने के आदि होते हैं, तो इधर थूकते हैं। अगर उनको टीबी हुआ है या कोई वैसी बीमारी है जो संक्रमण है, तो क्या होगा, वो उस थूक से उसके जो ड्रॉप्स होते हैं उससे क्या होगा, तो वो यहाँ से वहाँ यत्र तत्र फैलेगा। विसर्जन जैसे मल मूत्र का त्याग नालियों पेशाब घरों में न करके जहाँ तहाँ कर दो, जो मैं पहले आपको बता दी हूँ। छींकना, खांसना या छींकना प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक क्रिया है, तो व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छींकते व खांसते समय मुंह पर कपड़ा या रुमाल रख लें। इसी के लिए क्या किया गया था, मास्क का प्रयोग किया गया था कोविड के टाइम में, कि आपके मुंह से आपके बोलने पे अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो तो आपके जो वायरस है उस या तो किसी और के ना आ पाए आप तक, आपके भी किसी और के पास न जा पाए, ठीक है। कूड़ा, तो घर में प्रतिदिन कुछ न कुछ कूड़ा अवश्य निकलता है, या ठीक है कि घर का कूड़ा बाहर ही डाला जाएगा, परंतु बिना देखे छत से कूड़ा फेंकना दफ्तर जाने वाले के सिर पर गिर सकता, भला बताइए व्यक्ति क्या करे। तो केले के छिलके पर चलने से कितने लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, प्लास्टिक वगैरह गाय पशु वगैरह खा लेते हैं, उनको बीमारी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाल्यावस्था में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का निर्माण, तो देख लीजिए इसमें दिया है निश्चित समय पर सोना और उठना। जैसे अगर आपका बच्चा है, आप उसमें कुछ आदत डाल दोगे बचपन से ही, तो क्या होगा, बड़े तक उसमें पड़ी रहेगी। तो निश्चित समय पर सुलाना चाहिए और निश्चित समय पर उनको जगा देना चाहिए, पर्याप्त नींद उनको लेने देना चाहिए। नियमित समय पर शौच जाने के लिए उनको प्रेशर डालना चाहिए और करवाना चाहिए। अगर आप शैशवावस्था में आदत डाल देंगे तो क्या होगा, वो जीवन भर उसको पड़ी रहेगी। दांत तथा उनके मुंह की सफाई करनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, व्यायाम, उनसे डेली हल्का सा व्यायाम करा सकते हैं। नियमित स्नान एवं शरीर की पूर्ण स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। नियमित नाश्ता तथा भोजन की आदत पर ध्यान देना चाहिए। उनके अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रातःकाल उठकर अध्ययन अच्छा माना जाता है। खेल कूद मनोरंजन आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है भोजन और स्वास्थ्य। भोजन और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। भोजन के अभाव में उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शुद्ध एवं ताज़ा भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, किसी भी प्रकार की बीमारी होने की आशंका नहीं रहती। जैसे कहते हैं हैजा क्या है, अशुद्ध जल और भोजन, अगर भोजन से क्या होता है, फैलता है। तो अगर आपका जल मान लीजिए अशुद्ध है, उसमें हैजा के विब्रियो कॉलेरी मान लीजिए उसमें पनप गए हैं, और आप क्या होता है, मक्खी को वाहक मानते हैं, मक्खी वहाँ से बैठी, वहाँ से उठी, आपके भोजन पे बैठी, आपने वो भोजन दूषित हो गया, आपने उसको खाया, आप उस रोग से क्या होंगे, संक्रमित हो जाएंगे। मानव एक क्रियाशील यंत्र है, आपको मैं बताई थी, हम भी एक क्रियाशील यंत्र है। जैसे ऊर्जा का प्रयोग, जैसे मैं बुखार में टेम्परेचर के बारे में जब बता रही थी तो मैं बताई थी 100% जो ऊर्जा, मान लीजिए आपकी बॉडी से जो ऊर्जा बनी वो 100% हुई, तो उसमें से 95% ऊर्जा जानते हैं आप कहाँ यूज़ करते हैं, आप उष्मा के रूप में, और स्कीन आपकी 95% ऊर्जा का उपयोग करती। 5% में आप जो एक क्रियाशील काम, जो यांत्रिक कार्य कर सकते हैं या भौतिक कार्य कर सकते हैं, उस पे जैसे आप हाथ हिलाना डुलाना, यहाँ से वहाँ जाना, मुंह में खाना चबाना, ये सब क्या होता है, मशीन है हमारी बॉडी, उसमें ये सब काम होते हैं। इसका क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्या है, हमारी बॉडी को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। क्रियाशीलता के फलस्वरूप शरीर के अंगों के टूट फूट घर्षण कोई ना कोई परेशानी होती है। आहार से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की पुनः ऊर्जा कौन देता, तो आप बोलेंगे मैडम कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, और ज़्यादा ऊर्जा से 60 से 70% ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है, आपके क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करता है, कुछ चीज़ों का निर्माण भी करता है। मनुष्य खाद्य पदार्थ से बना है। मनुष्य खाद्य पदार्थ से बना है। माता के गर्भ की एक कोशिका से लेकर जिससे मनुष्य का निर्माण हुआ है से तक का शरीर मनुष्य द्वारा ग्रहण आहार से बना है। अगर कहते हैं ना, माँ के गर्भ में अच्छा आहार लेंगे, अगर आप अच्छा आहार लेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। वो इतना आपके माँ के शरीर से इतना लौह तत्व, क्योंकि दूध में क्या होता है, आयरन का अभाव होता है, तो वो अपनी बॉडी में इतना लौह तत्व अवशोषित कर लिया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है कि 6 महीने उसको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपके कहने का वही तात्पर्य है कि मनुष्य खाद्य पदार्थ से बना है, तो आप जैसा खाद्य पदार्थ लेंगे, आपकी जो आप
पेट में प्रेग्नेंट लेडी के जो बच्चा पल रहा हो क्या होगा, वैसे ही आहार से वैसा ही बच्चा तैयार होता है। कहने का मतलब उसके जो अंग का निर्माण होता है उस पर आहार का बहुत विशेष असर पड़ता है। ठीक है, भोजन हमारी मूल आवश्यकताओं में से एक है जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दही, दूध, फल इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। बिना खाद्य के जीवन शायद कुछ ही दिन तक रह सकते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश कुछ दिन तक भोजन न मिले तो कमजोरी महसूस होने लगती है, कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। सभी मनुष्यों में काम करने की क्षमता समान नहीं होती। कार्य क्षमता अनेक कारणों से प्रभावित होती है, उनमें आहार और पोषण महत्व कारक हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की कार्य क्षमता को प्रभावित कौन करता है, तो आहार उनका और पोषण मूल्य उसका। ठीक है, कठोर कार्यों से जुड़े व्यक्ति के आहार में 30% की वृद्धि कर देने से वे 50% तक अधिक क्षमता से कार्य कर सकता है। देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कठोर कार्य करते हैं उनके भोजन में, उनके आहार में, जो आहार ले रहे हैं उसमें आहार के और पोषक तत्वों की 30% अगर आप वृद्धि कर देते हैं तो 50% अधिक कार्य करने की उसके अंतर्गत क्षमता आ जाती है। शारीरिक श्रम की क्षमता शरीर के आकार से संबंधित होती है। वजन में हल्के व्यक्ति भारी बोझ अधिक दूर तक नहीं ले जा सकते। कुपोषित व्यक्ति संक्रामक रोगों का अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर पाते, अक्सर बीमारी रहते हैं जिससे उनमें कार्य करने की क्षमता अत्यंत सीमित होती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार एवं पोषण बहुत ज़रूरी है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आहार और दूसरा पोषण। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु है, देख लीजिए। शरीर को रोगों से मुक्त दशा स्वस्थ नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक कल्याण सम्मिलित है। ये WHO के द्वारा दी गई परिभाषा। अरस्तु साहब ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का निवास होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लक्षण आपको पता है, आपके जो अंग, आपके बाल, ये सब चीज़ें क्या होंगी, अच्छे होंगे, चमकते होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, गठित होंगे। ठीक है, देश में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण निर्धनता, अज्ञानता, चिकित्सा सुविधाओं में कमी एवं बुरी आदतें हैं। निम्न स्वास्थ्य स्तर के सब कारण हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारण क्या, आपका रहन सहन, शरीर में पोषण, रोगों से मुक्ति, नशीले पदार्थों का प्रयोग, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति आदि। प्रत्येक व्यक्ति की यह आर्थिक आकांक्षा होती है कि वह स्वस्थ रहे, उसका शरीर सुंदर, सुडौल, सक्षम बना रहे। इसके लिए स्वास्थ्य के सिद्धांतों और नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं सिद्धांतों और नियमों की पूर्ण जानकारी देने वाले विषय को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, त्वचा की स्वच्छता, नाखून की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, मुंह एवं दांतों की स्वच्छता, ये सब क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। व्यायाम के लाभ क्या है, तो आपके बॉडी के जो हानिकारक पदार्थ है उनका उत्सर्जन हो जाता है। रक्त में उचित संचरण रहता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन नियमित रहता है। नेत्रों की स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। भूख में वृद्धि एवं शारीरिक और मानसिक विकास आदि। शराब, भांग, गांजा, तंबाकू आदि क्या है, मादक पदार्थ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चैप्टर फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे वीडियो में आपको दूंगी। नेक्स्ट कल मैं स्टार्ट करूँगी आपका, कल मैं आपका स्टार्ट करूंगी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, जिसमें WHO, यूनिसेफ, केयर, ये सब चीज़ें, प्रशासन एवं सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो स्वास्थ्य वाला चैप्टर है ना, वो इंपॉर्टेंट है। TGT, PGT कह सकते हैं, जो ये मुख्य सेविका वाला, ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हैं। ठीक है, तो कल मैं इसको पढ़ाऊंगी आराम से, एक चीज़ समझा के। आज इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। टेक